नमस्कार, स्वागत है आपका एच के स्टडी चैनल में। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित आधुनिक काल का भाग 7 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार जो हुए हैं, प्रमुख कवि जो रहे हैं, उन सभी के बारे में और उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, सभी रचनाकारों का और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, सभी कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो लगभग 9 से 10 कवि हैं, रचनाकार हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इससे पहले हम इसी टॉपिक पर यूजीसी नेट से संबंधित 52 क्लासेस ले चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट पेपर 1 से संबंधित या पेपर 2 से संबंधित प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नीलम जी, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट की। वैसे तो हमने ये आज के रचनाकार करके एक सीरीज चलाई थी जिसमें 10-12 रचनाकार किए थे, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि नेट का सिलेबस स्टार्ट हो गया था। तो अब आज उसी से संबंधित कुछ जानकारी एक बार दोबारा दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 3 जून 1844 को और स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और इनके पिता का नाम था पंडित वेणी प्रसाद और भाषा जो थी बालकृष्ण भट्ट जी की वो हिंदी रही है। और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। तो आपको जो याद रखना है वो जन्म याद रखना है, मृत्यु से संबंध ज़्यादा नहीं प्रश्न होते हैं, तो मृत्यु का इतना ध्यान ना दें, ध्यान रखना है बस जन्म को। तो चलिए और देखते हैं कुछ रचनाओं के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, और ये प्रहसन है, और आचार विडंबना, ये 2 प्रहसन उन्होंने लिखे थे। और अनुदित रचनाएं हैं बेड़ी संहार, मृच्छकटकम और पद्मावती, ये 3 उनकी अनुदित रचनाएं रही हैं। ये हिंदी के प्रथम निबंधकार भी हैं और इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे थे। तो इनके निबंध संग्रह ही कुछ देख लेते हैं पहले। तो साहित्य सुमन, आत्मनिर्भरता और भट्ट निबंधावली, तो इन सभी ये जो इनके निबंध संग्रह हैं और इनकी बात करें या फिर इन्हीं सभी रचनाओं की जो निबंध के बारे में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने लगभग 1000 लिखे थे, जिसके लिए इन्हें इनके निबंधों में व्यक्तिगत प्रधानता रहती थी और कलात्मक शैली का ये प्रयोग करते थे। तो इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ध्यान रखें। और इनके जो निबंध लिखे जाते थे वो 3 कोटियों में लिखे जाते थे। तो पहले अनुदित नाटक देख लेते हैं। तो शर्मिष्ठा हो गया और पद्मावती, जो कि शर्मिष्ठा बंग भाषा में था और पद्मावती माइकल मधुसूदन का जो था। और कुछ नाटक हैं दमयंती स्वयंवर और बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का बिकट खेल और कलिराज की सभा, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक और नई रोशनी का विष 1884 में प्रकाशित हुआ ये, बृहन्नला और बेणु संहार 1909 में। तो ये कुछ इनके पौराणिक और सामाजिक नाटक रहे हैं। नाटक और भी थे, तो जो महत्वपूर्ण रहे हैं वो उनको यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। बाकी बहुत से यहाँ पे नहीं हो पाए हैं, जैसे कहीं बात करें तो पद्मावती नहीं है यहाँ पे, और बेड़ी संहार जो है जिसे प्रचरित्र भी बोलते हैं, शिक्षा दान है, आचार विडंबन है। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण हैं। तो सीता वनवास था, बृहन्नला ध्यान रखें आप, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, और नई रोशनी का विष, तो नई रोशनी का विष तो यहाँ पे दिया ही गया है। और अब बात करते हैं भट्ट जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने मासिक पत्र निकाला था, जो कि काशी नागरिक चारिणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी इन्होंने, जो बाबू श्याम सुंदर दास थे और शुक्ल जी के साथ इन्होंने कार्य किया था। तो इन्होंने इनके बारे में 2 महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएंगी। एक तो संपादन जो किया था इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का किया था, और दूसरा कि इन्होंने जो हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था वो बाबू श्याम सुंदर दास और शुक्ल जी के साथ मिलकर इन्होंने किया था। तो इन्होंने जो भारतेंदु जी की प्रेरणा से 1 सितंबर 1877 में ईस्वी में इन्होंने हिंदी वर्धनी सभा की ओर से एक इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप पत्र ये निकाला था। ये मासिक पत्र था
जो कि 1 नवंबर 1877 में निकाला था। तो ये ध्यान रखें। और ये लगभग जो था ये 33 वर्षों के बाद बंद हुआ था। तो यहाँ पे अगर आगे महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको ऐसी ओरल बता दे रही हूँ, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो उपन्यास की कुछ बात करें इनकी, तो नूतन ब्रह्मचारी, तो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वो नूतन ब्रह्मचारी से ही पूछा जाता है, और जो कि 1886 में प्रकाशित हुआ था। और 100 अजान एक सुजान, ये 1890 ईस्वी का है। और जो रहस्य कथा है तो ये भी एक इनका नाटक था जो कि 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये 3 कुछ नाटक नहीं उपन्यास हैं, तो इन्हें हम ध्यान रखें। और यहाँ पे ईस्वी नहीं दिया है मैंने, तो मैं इसको आपको पीडीएफ में चेंज करके दे दूंगी, जो आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी संडे में तब। और समालोचना जो है वो संयुक्ता स्वयंवर नाम से इन्होंने एक समालोचना प्रस्तुत की थी, जो कि 1886 ईस्वी में इसकी एक जो ये आलोचना इन्होंने की थी। और अगर बात करें इनकी हिंदी प्रदीप में, इनकी जो औपन्यासिक कृति थी वो रहस्य कथा से ही प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई थी। और इनकी कुछ जैसे गुप्त बैरी के कुछ अंश जो हैं वो हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुए थे। और मुहावरों की सोच उनकी बहुत ही अच्छी थी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी द्वारा और चौधरी साहब ने ही किया था। तो बद्री नारायण चौधरी के बारे में कहा था। और तो मेन यही कहा था कि मुहावरों की सोच जो थी इनकी बहुत अच्छी थी। अगर आप जो पुस्तक उठाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें आपको ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो ये कुछ जानकारी थी बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में, उनकी। बाकी अगर बात करें एक इनकी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें याद रखनी होगी, वो हमें इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित रखनी होगी। तो ये 3 जून और 23 जून में कुछ कन्फ्यूजन है, तो इसको आप जरूर चेक कर लें एक बार। वैसे कहीं कहीं 23 जून भी मिल जाता है, तो इसलिए आप इसको 23 जून और 3 जून में एक बार कन्फ्यूजन तो थोड़ा सा उसको रीचेक कर लें, बाकी तो सही होगा। 23 जून होगा वैसे शायद। और इनके पिता का नाम बेड़ी प्रसाद भट्ट था। तो चलिए अगला देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी के बारे में। तो ये जो है इनका जन्म हुआ था 1855 में, 1 सितंबर 1855 में। और जो स्थान था वो दत्तापुर, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश था। तो दत्तापुर जो ग्राम और जिला गोंडा के अंतर्गत आता है, ये गोंडा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इनके पिता का नाम था पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। और भाषा जो थी बद्री नारायण जी की, प्रेमधन जी की जो भाषा रही है वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी। ये भाषा इस तरह से है कि इन्हें किन भाषाओं का ज्ञान था। और इनकी मृत्यु हुई है 1922 में। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, कृपया ध्यान रखें। और कुछ रचनाओं की बात करें तो प्रबंध काव्य जो है जीर्ण जनपद और हास्य बिंदु, उर्दू बिंदु, कजली कादम्बिनी, प्रयागराज गमन और अलौकिक लीला और सामाजिक संगीत, ये कुछ इनके प्रबंध काव्य हैं। बाकी प्रेमधन जी के कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है कि 2 उन्होंने जो 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 लिखे थे प्रबंध काव्य वो पूर्ण नहीं हो पाए। उनमें तो जीर्ण जनपद रहेगा आपका, और ये अलौकिक लीला, ये 2 जो हैं ये अपूर्ण रचनाएं रहेंगी इनकी। तो ऐसे ध्यान रखें कि कौन सी 2 प्रबंध काव्य थे जो अपूर्ण थे, तो वो जीर्ण जनपद था और अलौकिक लीला था। तो जीर्ण पद जो है ये इसमें तत्कालीन जो ग्रामीण जीवन का इन्होंने था चित्रण किया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके स्वार्थपूर्ण शासन की प्रक्रिया के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। और ये जो अलौकिक लीला है इसमें ये कंस वध पर आधारित है। ये दोनों अपूर्ण महाकाव्य रहे हैं। और प्रेमधन जी ने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में भी रचनाएं की हैं। पहले हम इनके स्फुट काव्य देख लें। तो ये इशुक, मंगल स्तोत्र और ब्रज चंद्र पंचक, पितर प्रलाप, शोकाश्रु बिंदु, होली की नकल, मन की मौज और प्रेम पीयूष, तो ये कुछ स्फुट काव्य हैं। और कुछ और भी होंगे, सूर्य स्त्रोत, मंगल आशा और हास्य बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श और आनंद बधाई, लालित्य लहरी, भारत बधाई, स्वागत पत्र, आनंद अरुणोदय, आर्याभिनंदन, सौभाग्य समागम, मयंक महिमा और वर्षा बहार, ये कुछ स्फुट रचनाएं हैं। और इनमें से
जो हमें ध्यान रखनी है वो मैं बता दूं कि इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इन्होंने पत्र निकाला था, ये सब। संपादन किसका किया है, किसकी स्थापना की है, इनका जन्म कब हुआ है, और जो कुछ कुछ रचनाएं हैं जैसे कि आनंद अरुणोदय हो गई, ये महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इसमें नवजागरण का उन्होंने संदेश दिया था। और मयंक महिमा जो है वो ध्यान रखें क्योंकि उसका जो वो खड़ी बोली की एक काफी प्रसिद्ध रचना रही है, वो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ मयंक महिमा ध्यान रखें और आनंद अरुणोदय। और अब बात करते हैं स्थापना इन्होंने किसकी की थी। तो स्थापना की थी संधर्म सभा की संवत 1930 ईस्वी में, ईस्वी लिखा है यहाँ पे, अरे तो 1930 में, और रसिक समाज जो संवत 1931 में। और आलोचना जो प्रस्तुत की थी इन्होंने एक लिखी थी वो थी बेशुरी तान। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कुछ हर एक क्षेत्र में इन्होंने रचनाएं अपनी लिखी हैं। और इन्होंने नाटक भी लिखे थे कि वीरांगना रहस्य जो हुआ, और वैश्य विनोद जो 1886 में आया था। और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं पहले। मौलिक नाटक भारत सौभाग्य जो 1888 में आया, और गदर 1858 ईस्वी में, प्रयाग राम गमन जो कि 1904 में आएगा, 1904 में। तो ये हमें यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखें। और वीरांगना रहस्य महानाटक, तो जो आप एक पेन और पेपर लेकर बैठा करें, अगर आपको कुछ चीज़ नोट करनी हो यहाँ पे नहीं रहती है तो वो आप नोट कर सकते हैं जो आपको जानकारी नहीं है। और वैश्य विनोद जो महानाटक है ये भी इन्होंने रचना लिखी थी। कुछ वैश्य विनोद 1886 का है। और भारत सौभाग्य जो है वो 88 का भी माना जाता है, कहीं कहीं आपको 89 का भी मिलेगा, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो। बाकी जो उसमें भारत सौभाग्य की जो कथा रही है वो 1857 के गदर से लेकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक की उसमें सामाजिक पृष्ठभूमि की पर उस पर आधारित है। और प्रयाग राम गमन जो है ये राम के भारद्वाज आश्रम तक पहुंचने और उनका जो आतिथ्य ग्रहण करने की पूरी कथा रही है। और अब बात करते हैं कुछ संपादन की इन्होंने क्या किन किन का संपादन किया था। तो आनंद का कादम्बिनी जो पत्र था इसका संपादन किया था 1881 में किया था। यहाँ पे 88 लिखा है, बाकी 81 में उन्होंने मिर्जापुर से इसे निकाला था। और इससे अतिरिक्त उन्होंने नागरी नीरद का जो साप्ताहिक पत्र निकाला था। और वो ये जो ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि इसके कुछ शीर्षक बहुत अनूठे थे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान रखें कि संपादकी सम्मत समीर और प्रेरित कलाप कलरव और हास्य हरतांकुर और वृतांत वकुलावली और काव्यामृत वर्षा और विज्ञान वीर बहुटियां और नियम निर्घोष। तो ये कुछ यहाँ पे शीर्षक दिए गए हैं। कल किसी ने पूछा था कि आप किस पुस्तक से पढ़ाते हैं, तो वह पुस्तक बहुत सारी हैं ऐसे। बाकी जो मुझे सबसे पहले अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है उसमें देखती हूँ। उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है क्योंकि वो सभी नेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो आप भी उसको जरूर लें। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय कलकत्ता अधिवेशन के सभापति, तो ये संवत 1912 में ये तृतीय कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो तृतीय कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके सभापति रहे थे, मनोनीत हुए थे। और इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने लाला श्रीनिवास जी की जो कृति थी संयुक्ता स्वयंवर और गजाधर सिंह की कृति बंग विजेता, तो इनके अनुवाद की आलोचना जो इन्होंने आनंद कादम्बिनी में की है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने विलक्षण शैली का गद्य लेखक माना है। तो उनके अनुसार ये जो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। तो ऐसा कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमचंद जी के बारे में। और प्रेमचंद जी के स्फुट काव्य तो आपने देखे ही बहुत सारे रहे हैं, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण यही है कि युगल मंगल स्त्रोत याद करें आप, और जो ब्रजचंद पंचक उसको ध्यान रखें, और कालिकार तर्पण और शोकास्त्र बिंदु महत्वपूर्ण है, वो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये भारतेंदु की मृत्यु के समय उन्होंने लिखा था शोकास्त्र बिंदु, जो इसे हम ध्यान रखें। और बाकी प्रबंध काव्य जो तो अधूरे रह गए थे उनको। और जो संपादन जिनका किया है
और प्रेम घन सर्वस्व के तृतीय भाग में इन्होंने गीतात्मक रचनाएं की हैं, जो कि 1875 से 1922 ईस्वी तक की जो संकलित हैं। इसमें होली के गीत हैं, कजरी हैं, गजलें हैं और कजली कादम्बिनी शीर्षक से मिर्जापुर धुन के कजली गानों का इन्होंने संग्रह किया था। तो ये एक अलग इनकी उपलब्धि रही है, कुछ महत्वपूर्ण। तो अब देखते हैं अगले, क्योंकि आज बहुत सारे रचनाकार हैं, लगभग 9-10 हैं तो टाइम लगेगा। तो अब बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी की। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 24 सितंबर 1856 में हुआ था और जन्म स्थान जो था वो उन्नाव उत्तर प्रदेश था। उन्नाव का जो बैजे गांव जो जगह है वहां पर इनका जन्म हुआ था प्रताप नारायण मिश्र जी का। तो ये ध्यान रखें। और ये इनके पिता जो थे वो कानपुर चले गए थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पर हुई थी। और इनके पिता का नाम था पंडित संकटा प्रसाद मिश्र और इन्हें भाषाओं का जिन भाषाओं का ज्ञान था वो हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और मृत्यु जो हुई थी तो प्रताप नारायण मिश्र जी की वो 6 जुलाई 1894 में हुई थी। और ये ज्योतिष का जो पैतृक व्यवसाय ना इन्होंने अपनाकर ये अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी इन्होंने इसको पूरा किया और साहित्यिक रचना की और ये प्रवृत्त हो गए। तो और कविता, निबंध और नाटक इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, इन्हीं के लिए प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ रचनाएं। तो काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह तो बहुत सारा है। तो यहाँ पे जो कानपुर महात्म्य, तृप्यंताम, ये तृप्यंताम महत्वपूर्ण है और तारापति पचीसी, दंगल खंड, प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पावली, फाल्गुन महात्म्य, ब्रैडला स्वागत, मन की लहर और युवराज कुमार, स्वागन तंते और लोको शक्ति शतक और शोकाश्रु श्रृंगार विलास और श्री प्रेम पुराण और होली है दीवाने और बरहम और स्फुट कविताएं, ये कुछ इनकी काव्य संग्रह रहे हैं जिनमें से हमें ध्यान रखना है प्रेम पुष्पावली, तृप्यंताम और मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक और प्रताप संग्रह और रसखान शतक। तो ये कुछ हमें महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ इतने ध्यान रखें, ज़्यादा इतने रचनाओं के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अपने जो क्विज होगी उसमें भी करा दूंगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन सी रचना किसकी है। तो ये हाजिर जवाबी और मस्करेपन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं मिश्र जी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को ये अपना गुरु मानते थे। और उन्होंने स्त्री अभिनय के लिए पिता की जो एक अभिनय किया था उन्होंने, तो उसके लिए अपने पिता से आज्ञा प्राप्त की थी और मूछें जो उनकी थी वो समाप्त करवाई थी, मुंडवाई थी। और बात करें निबंध की तो इनके द्वारा लिखे कुछ निबंध होगा मन योग और प्रताप नारायण ग्रंथावली जो भाग जो है उसमें इनके निबंध संग्रह है और वो जो कि मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुआ था। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली जो है इसमें मिश्र जी के लगभग 290 निबंध संग्रहित हैं, जो कि एक नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी द्वारा ये प्रकाशित हुए थे। और नारायण निबंधावली जो है वो भी इनका मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुआ था। और निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध नवनीत और प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा, तो ये कुछ निबंध संग्रह रहे हैं, तो इन्हें भी हम ध्यान रखें। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं जरूर ध्यान रखें। और अनुदित कहानियां जो हैं उसमें कथा बाल संगीत आएगा और कथा माला आएगी और चरताष्टक, ये कुछ हैं। यहाँ मैंने से महत्वपूर्ण दिए हैं, बाकी आप अगर नोट करना चाहें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का संगीत में अनुवाद इन्होंने किया था। तो ये जो अनुदित रचनाएं हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और बंकिम चंद्र के राज सिंह, इंदिरा, राधा रानी, युगलांगुरी शायद इधर होंगे भी, बाकी अगर नहीं होंगे तो मैं यूं ही बता दूंगी आपको। और बाकी नाटक की बात और कर लेते हैं। कलि कौतुक जो है इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है, इसको जरूर ध्यान रखें। और गौ संकट और भारतीय जी की तरह भारत दुर्दशा लिखा था। और कलि प्रभाव, हठी हम्मीर और ज्वारी खुआरी ये प्रश्न था। और संगीत शाकुंतलम और जो कि ये कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद था। तो ये कुछ नाटक रहे हैं तो जिसमें आपको ध्यान रखना है। और ये जो संगीत शाकुंतल है ये लावनियों में रचित एक पद नाटक है। और गद्यात्मक ग्रंथों की बात करें तो ये शैव सर्वस्व इनकी सबसे जो उत्तम रचनाओं में आती है, तो उसको ध्यान रखें। और संपादक
और जो कुछ अनुदित कृतियां होंगी, तो अनुदित कृतियों की बात कर ही रही थी मैं, तो इसमें राज सिंह है, अमर सिंह है, इंदिरा है, राधा रानी, युगलांगुरी, चरताष्टक और पंचामृत और नील रत्न माला, ये कुछ अनुदित कृतियां हैं। और संपादन जो किया था इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र जी ने, वो देख लेते हैं। तो 15 मार्च 1883 को होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, हिंदी से संबंधित कोई, तो ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो इस तरह से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो कि इन्होंने 15 मार्च 1883 को निकाला था। और बाद में इन्होंने 1889 में मिश्र जी ने 25 रुपये मासिक पर हिंदुस्तान के सहायक संपादक होकर ये काला कंकर चले गए थे। तो ये इन्होंने, ये काला कंकर से ये प्रकाशित होता था हिंदुस्तान करके। और ब्राह्मण और जो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा भी संपादित है, तो ये हम ध्यान रखें। और ये कुछ उग्र राजनीति विचारधारा वाला पत्र था, जो कि हिंदी प्रदीप बाल जो ब्राह्मण था, और निबंधों में भी इनकी उग्रता का भाव व्यक्त होता ही। और इनकी कुछ सभा की बात कर लें तो 1891 में इन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। और कांग्रेस के कार्यक्रम के अतिरिक्त भारत धर्म मंडल, धर्म रक्षा और गोरक्षणी सभा और अन्य सभा समितियों के सक्रिय कार्यकर्ता और सहायक रहे हैं। और समस्या पूर्ति में काफी दक्ष थे, और व्यंग्यात्मक इनकी जो रचनाएं रहती हैं बहुत ही उल्लेखनीय रही हैं, वो उनका ज्यादा हमें मिल जाता है उल्लेख। और लेखन प्रणाली जो थी वो इनकी भारतेंद्र के समान होने के कारण ये द्वितीय भारतेंद्र के नाम से भी जाने जाते थे। ये ध्यान रखें, लेखन प्रणाली जो थी इनकी भारतेंद्र जी के समान थी, तो इसलिए ये द्वितीय भारतेंद्र भी कहे जाते थे। और विक्टर प्रिंस और बैडला स्वागत जो इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, वो भी ध्यान रखें, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की ही हैं। और पत्रकार है, संपादन जो किया था वो ब्राह्मण पत्र का किया था, जो कि 15 मार्च 1883 से 1894 ईस्वी तक किया था, तो वो भी सब ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कुछ उपन्यासों की। तो उपन्यास में तो आएंगे अमर सिंह, इंदिरा, शमिता जी गुड इवनिंग और कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, युगलांगुरी, राज सिंह और राधा रानी। तो ये सभी उपन्यास जो थे प्रसिद्ध उपन्यास कथाकार बंकिम चंद्र के उपन्यासों का ये अनुवाद थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमें जिक्र आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में भी मिल जाता है, तो ये जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी इनकी कुछ प्रस्तुत पंक्तियां वही थी कि सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति थी मिश्र जी की। और एक था कि कौन करे जो नहीं कसरत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत बाल विधवन की। और एक और पंक्ति जो प्रसिद्ध रही है कि यह बयार तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछेंगे पीव कहाँ। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण जो है ये पंक्तियां रही हैं, इनको ध्यान रखें। बाकी इन्होंने भारत के जो उदारपंथी समझौतावादी थे उनका आपेक्ष और उनकी पुकार की है कि पठ कमाए कीन्हो कहाँ, हरे न देश कलेश, और जैसे कंता धर रहे तैसे रहे विदेश। और जो इनकी चर्चित रचनाएं रही हैं वो आला दंगल खंड रहा है, और बैडला स्वागत और तृप्यंताम तो इनकी चर्चित रचनाएं रही हैं। और आला जो दंगल खंड है, आला दंगल खंड, इन्होंने इसमें दंगल की भीड़ भाड़ और पहलवानों के दाव पेच जो होते हैं उनके साथ साथ धूप में दंगल देखती जनता की दशा का वर्णन किया है। और बैडला स्वागत जो है उसमें उसके बहाने उन्होंने भारतवर्ष की दुर्गति बताई है और गरीब की पदवद वर्णन किया गरीबी का। तो और तृप्यंताम में देवी देवताओं के स्मरण के साथ साथ देश की बदतर स्थिति का भी इन्होंने वर्णन किया है। तो इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का भी एक कथन जान लें। हम बात कर रहे हैं मिश्र जी के बारे में। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग पंडित प्रताप नारायण मिश्र अलापते फिरते थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1857 के आसपास। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था 1857 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1899 में। और इनके पिता का नाम था सरयू प्रसाद सिंह
और स्थान जो था इनकी जन्म का वो, और जो जहाँ के ये थे वो विजय राघवगढ़ थे। और भाषा जो रही है संस्कृत और हिंदी रही है, और इनका जो पेशा था वो तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और कुछ काव्य रचनाएं देख लेते हैं जगमोहन सिंह की। तो इसमें काव्य रचनाओं में प्रेम संपत्ति आएगा जो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, श्यामा लता जो कि ये भी 85 में है, और श्यामा सरोजनी जो 86 में आया, और देवयानी 86 का है। देवयानी के बारे में 85 भी दिया जाता है, कहीं कहीं 86 वैसे मैंने देखा है, मुझे जो पता है। और प्रलय जो है 1889 में काव्य रचना प्रकाशित हुई, और प्रेम रत्नाकर 1873 ईस्वी में, और प्रतिमाक्षर दीपिका 1874 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह जी की। और ये मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है इनके बारे में। और इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी, और वहां रहते हुए इन्होंने ये भारतन हरिश्चंद्र जी के संपर्क में आ गए थे। लेकिन भारतीयों की रचना शैली जो थी उन पर जो उस शैली का इनकी रचनाओं पर वैसा छाप नहीं मिलती है जैसी प्रेम घन और प्रताप नारायण मिश्र के कवित्व में दिखती है। और बाकी कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। परिचय, तो परिचय ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। सज्जनाष्टक जिसमें 1884 में आया था ये, और इसमें 8 व्यक्तियों का परिचय लिखा गया था। और उपन्यास है श्यामा स्वप्न जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अनुदित रचनाएं हैं ऋतु संहार जो 1875 में आया था, और एक है अनुदित रचना मेघदूत। तो जैसे अनुवाद जो इन्होंने किया था बहुत सारी रचनाओं का किया था, जैसे ऋतु संहार हुआ, कुमार संभव है, मेघदूत, हंसदूत और ज्ञान प्रदीपिका। ये सभी रचनाएं जो हैं ये संस्कृत की रचनाएं रही हैं, इनका इन्होंने अनुवाद किया था। और बायरन जो कृत थी कि प्रिजनर ऑफ शिलन का इन्होंने, शिलन का बंदी शीर्षक से इन्होंने उसका अनुवाद किया था। और इनकी रचना जो बोनी वर्ड बिलाप जो इनकी अद्वितीय ग्रंथ था, अनुदित ग्रंथ था, जो कि उसका एक अंश रहा है। और कुछ स्थापना और गठन का बात कर लें तो जगमोहन मंडल जो इन्होंने एक गठित किया था, जो कि भारतीय